नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सियासी हलके से बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कारिणी की बैठक हो रही है और जेडीयू अध्यक्ष पद पर ललन सिंह का नाम लगभग तय बताया जा रहा है और कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगने का बस इंतजार है। कार्यकारिणी की बैठक के नाम का ऐलान संभव है। आरसीपी सिंह और ललन सिंह से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। बिहार की सियासत से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक चल रही है और जेडीयू अध्यक्ष पद पर ललन सिंह का नाम लगभग तय और कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगने का इंतजार है। कार्यकारिणी की बैठक में नाम का ऐलान भी संभव और आरसीपी सिंह और ललन सिंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। और इस पर अधिक अपडेट के साथ अमितेश हमारे संवाददाता जुड़ गए। अमितेश, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर स्थित जो पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वर्तमान जो अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, केसी त्यागी समेत तमाम सांसद और जितने भी मेंबर्स हैं कार्यकारिणी की सभी पहुंच गए हैं। ये बैठक शुरू हो गई। अभी 4 बजे इस बैठक का समय निर्धारित था। अभी जस्ट ये बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह सभी मंच पर पहुंच चुके हैं। तो इस बैठक की शुरुआत हो गई है और निश्चित रूप से उम्मीद की जा रही है कि ललन सिंह अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इस बात की चर्चा है और पूरी संभावना इसी बात की है कि ललन सिंह के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने घर पर अभी सभी सांसदों से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद अलग से आरसीपी सिंह और ललन सिंह के साथ उन्होंने चर्चा की, अलग से बातचीत की। उसके बाद दोनों को एक साथ अपनी गाड़ी में लेकर के नीतीश कुमार पहुंचे हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में, जहां पर बैठक होने वाली है। तो इसका संकेत काफी अहम है। जिस तरह से जो तस्वीरें दिख रही थी उसमें बिल्कुल साफ झलक रहा था कि नीतीश कुमार के साथ दोनों आरसीपी सिंह, ललन सिंह दोनों एक साथ गए हैं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और इस बात की पूरी संभावना है कि आरसीपी सिंह के पद छोड़ने के बाद इस कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह के नाम पर मुहर लग जाएगी। इसकी पूरी संभावना लग रही है। जी अमितेश, जिस तरह से आरसीपी सिंह मंत्री बने उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो पद छोड़ सकते हैं और ललन सिंह के नाम पर लगभग संभव नजर आ रही हैं चीजें। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन बहुत दिन नहीं हुआ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। फिर भी जब केंद्र में मंत्री बने उसके बाद से ही इस बात के प्रयास लग रहे थे और लगातार ये चर्चा थी कि आरसीपी सिंह एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत एक पद से इस्तीफा देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे, केवल मंत्री पद उनके पास रहेगा। क्योंकि जिस तरह से आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया उसको लेकर भी पार्टी के भीतर कई तरह की चर्चाएं थी और माना जा रहा था कि केवल एकमात्र व्यक्ति को जब कैबिनेट में शामिल किया गया, आरसीपी सिंह खुद अकेले मंत्री बने, तो उसको लेकर भी पार्टी के भीतर असंतुष्ट थे। एक खेमा असंतुष्ट था, ललन सिंह खुद असंतुष्ट थे, नाराज थे, ऐसी संभावना जताई जा रही थी। इस तरह की खबरें थी। यही वजह है कि नीतीश कुमार की तरफ से पार्टी में सबको एडजस्ट करने के लिए जो तमाम कवायदें हुई, इस बीच में पार्टी के भीतर मंथन हुआ। नीतीश कुमार ने अभी तक अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन जो संकेत मिले, जिस तरह से उन्होंने अलग से भी बात की आरसीपी सिंह, ललन सिंह से, और उसके बाद एक साथ अपने एक गाड़ी में बैठ करके तीनों पहुंचे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उसके मुताबिक अभी ये संकेत यही मिल रहे हैं। जो पार्टी के सूत्र भी दावा कर रहे हैं कि ललन सिंह ही पार्टी की कमान संभालेंगे। अब देखना होगा नीतीश कुमार किस तरह से कब ऐलान करते हैं इस बात का। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है उसमें कुछ प्रस्ताव पास होने हैं। उस प्रस्ताव के पास होने के बाद ललन सिंह के नाम पर मुहर लग जाएगी, इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है। जी अमितेश, आप इस पर नजर बनाए रखें, हम आपके पास फिर से लौटेंगे और बता दें आपको कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है और बैठक में कई मुहर लगने के भी इंतजार है और कार्यकारिणी की बैठक में नाम के भी ऐलान का संभव है। तो आरसीपी सिंह और ललन सिंह से नीतीश कुमार ने मुलाकात भी की और दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हो गई है और संवाददाता अमितेश ने हमें जानकारी दी कि इस पर क्या कुछ अपडेट है। हम उनसे फिर से जुड़ेंगे और जानेंगे। तो आपको बता दें कि बिहार की सियासत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई और कार्यकारिणी की बैठक के नाम का भी ऐलान संभव है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी की एक टीम सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है, जिसके बाद तमाम गड़बड़ियों पर सरकार से जवाब तलब किया जाएगा। रिपोर्ट बहुत ही हैवी आया है इस बार और काफ़ी चीज़ें जो हैं अनियमितताएं दिख रही हैं, गड़बड़ घोटाले दिख रहे हैं।
तो इसलिए हम लोगों ने एक टीम को गठित किया है और विशेष दिन पे इसको ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी मुद्दे को सामने लाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। इधर बिहार में बाढ़ से आई तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ के बाद अब कटाव के कारण कई घरों का अस्तित्व खतरे में है। दर्जनों जगह तेजी से कटाव जारी है, जिससे कई जगह खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोग खौफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। का खौफनाक कहर, तबाही मचा रही तेज धार, नदी में समा रहे जमीन घर, कुदरत का प्रहार, जिंदगी पर कहर, नदियों को मनाने का जतन भरपूर, तेज धार, जिंदगी पर प्रहार। उधर बांका में पिछले साल बना डायवर्जन पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे हजारों लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है और जिले के बाराहाट, बौंसी, रजौनसुर, धौरैया प्रखंड जिला मुख्यालय से कट चुके हैं। लोगों की मुश्किलों का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता ने। अभी हम चांदन नदी के डायवर्सन पे खड़ा है, जो कि 1.5 साल पूर्व चांदन नदी टूटने के बाद इस डायवर्सन को बनाया गया था और इस डायवर्सन के बनने के बाद से बांका ढाका मोड़ से लेकर जो अंतर्राज्यीय मार्ग है भागलपुर हसदिया मार्ग को जोड़ता था, जहां की लोगों को काफ़ी सुविधा होती थी। इस डायवर्सन के बनने के बाद से 4 प्रखंड का सीधा संपर्क बांका ज़िला मुख्यालय से स्थापित था, लेकिन पिछले दिनों लगातार बारिश होने के बाद दक्षिणी क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा पानी आने से अचानक जल स्तर बढ़ने से डायवर्सन बह गया है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारा जो लाइफ लाइन डायवर्सन है, इसमें 4 प्रखंड को जोड़ने वाला ये रास्ता है और अगर ये आज कटाव हो जाता है तो आज के बाद ये 4 प्रखंड के लोग 25 किलोमीटर घूम के यानी अमरपुर इंग्लिश मोड़ होते हुए ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रखंड के जितने भी कर्मी हैं, लगभग बांका जिला मुख्यालय में बहुत सारे कर्मी रहते हैं, उनको जितने अंचल कार्यालय हैं, प्रखंड कार्यालय हैं, 4 हैं, तो चारों में जाना आना, उसके दूसरा अभी पंचायत चुनाव आगामी होने वाला है, इससे भी लेकर के कर्मियों को जिला मुख्यालय से जुड़ाव थोड़ा कट जाएगा। आज जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों से बात करूंगा, जो डायवर्सन का पोर्शन टूटा है उसको तुरंत बनाने का काम करें। जल्द से जल्द डायवर्सन बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि 4 प्रखंड के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से जल्द स्थापित हो सके। जिला प्रशासन से लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डायवर्सन को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों का आवागमन पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी रह सके। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और खगड़िया के मधुआ गांव के लोग हर साल गंडक नदी से हो रहे कटाव से परेशान हैं। सैकड़ों एकड़ में खेती युक्त जमीन कटकर नदी में समा चुकी है और अब कटाव मधुआ बांध तक पहुंच गई है। ऐसे में गांव वाले इस बात को लेकर खौफजदा हैं कि यदि बांध से कटाव शुरू हो जाएगा तो उनके गांव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। गंडक नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में बाढ़ के साथ साथ कटाव भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कटाव के कारण कई घर नदी में समा चुके हैं, साथ ही साथ जो खेती युक्त जमीन है वो भी नदी में विलीन होते जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं खगड़िया सदर प्रखंड के मधुआ गांव में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खेती युक्त जमीन है वो कटकर नदी में विलीन हो चुका है और जो नदी की धारा है वो मधुआ जो गांव का जो बांध है वहां तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यदि कटाव निरोधी कार्य जल्द नहीं शुरू की जाती है तो बांध के भी अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। पहले सर जो है सो बहुत दूर थी नदी जो है सो, उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है सो अब सट गया है बांध में। अब बांध कटने के बाद अब गांव जो है सो कटने वाला है। इसके लिए हम लोग बहुत उपाय किए, हर दरवाजे को खटखटाए, लेकिन आते हैं और देख करके चले जाते हैं, कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। नदी हद गंडक जो है सर सो आहुक मौजा में पड़ता है, उसको पत्थर से घुरा करके मधुआ लाया गया और जिससे मधुआ का हजारों बीघा जमीन कट करके समाप्त हो गया।
यहाँ का जो जितने भी जनता है सब भूखे मर रहे हैं, किसी तरह गुजर कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल के लोग जो वार्ड प्रमंडल के लोग हैं अविलंब इस पर कटाव से बचाव का कार्य चालू करे। जिला पदाधिकारी अपने संज्ञान में लेके इस गांव को बचाए और साथ ही इन लोगों के साथ जो इनकी जमीन हजारों एकड़ चली गई है कट के नदी के उस पार, उस पर भी सरकार प्रशासन जो है देखे, जो पुराना नदी है उस धार को खोले। तो साफ तौर पे जो मधुआ गांव के जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधि तक से वो कटाव निरोधी कार्य के शुरू करने को लेकर के वो मांग की, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी है और जो मधुआ गांव के लोग हैं अभी भी खौफजदा हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और नवादा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि समाहर न्यायालय परिसर में चोरों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पूरा समाहर न्यायालय परिसर सीसीटीवी कैमरे के जद में है, फिर भी चोरों ने क्लर्क मिथिलेश कुमार की बाइक की चोरी कर ली और अभी तक बाइक का कोई अता पता नहीं चला है। कल तक नवादा जिले के अलग अलग हिस्से से बाइक की चोरी हुआ करती थी, मगर अब यह सिलसिला उस स्थान से शुरू हुआ है जो जिले का सबसे ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड इलाका माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवादा समाहरणालय की, जहां 29 तारीख की देर शाम से समाहरणालय कर्मी की ही बाइक चोरी होती है। और यह वही पीपल का पेड़ है जहां 29 तारीख की देर शाम से समाहरणालय कर्मी की बाइक की चोरी होती है। आप सहज ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िले का सबसे हाईली सिक्योर्ड इलाका है और यहाँ ज़िले के डीएम एसपी से लेकर तमाम वरीय पदाधिकारी की वाहन लगती है। और इस स्थान से जब बाइक की चोरी होती है तो इससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अन्य स्थानों की क्या स्थिति होगी। सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पूरा इलाका सीसीटीवी के जद में है, मगर अभी तक उस सीसीटीवी का ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे चोर और बाइक के बारे में कुछ सुराग लगाया जा सके। हालांकि मुख्य द्वार पे गार्ड्स की तैनाती ज़रूर है, मगर वह अभी भी पर्याप्त नहीं दिख पा रहा है क्योंकि मुख्य द्वार पे वाहनों की चेकिंग नहीं होती है। लोग बेधड़क समाहरणालय परिसर में घुसते हैं, किस कार से कौन आ रहे हैं यह पता नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण जो चोर है वो बेखौफ इस परिसर में दाखिल होते हैं और समाहरणालय कर्मी की ही बाइक लेकर उड़ जाते हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है कि समाहरणालय कर्मी की ही बाइक यहाँ से चोरी हो जाती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और गोपालगंज में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सदर अस्पताल के वार्डों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा जिले के 4 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस 4 प्लांट के लग जाने से पिछले जिले में कुछ 6 ऑक्सीजन प्लांट हो जाएंगे, जिससे कोरोना और अन्य गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के इंस्टॉलेशन और उसके निर्माण का काम अभी काफी धीमा है। मौके का जायजा लिया संवाददाता मुकेश ने। कोरोना के थर्ड वेव को लेकर गोपालगंज में भी तैयारी चरम पर है। अभी हम गोपालगंज सदर अस्पताल में हैं और अस्पताल के लगभग कई वार्डों को दुरुस्त कर दिया गया है ताकि कोरोना जैसी महामारी से जब यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तब उन्हें जो है समुचित और समय पर इलाज मिल सके। अभी हम इमरजेंसी वार्ड के बगल में है और यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है और गोपालगंज जिले में 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का प्रावधान है। सदर अस्पताल के अलावा थावे कोविड केयर सेंटर में, हथुआ कोविड केयर सेंटर में और झजवा में, इस तरह से 4 लग रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का जो ये फाउंडेशन का जो काम है वो यहाँ पर हुआ है, लेकिन काफ़ी धीमा काम हुआ है। करीब बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 महीना का वक्त बीत चुका है और अभी तक जो है सिर्फ फाउंडेशन काम हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर जो एंगल के साथ साथ जो जनरेशन प्लांट लगाने का जो मशीन है वो अभी नहीं आया है, तो जिसकी वजह से जो सरकार ने आदेश दिया है कि 15 अगस्त तक जो काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ का जो अभी जो अपडेट रिपोर्ट है इसके हिसाब से तो नहीं लगता कि 15 अगस्त तक काम हो पाएगा। यहाँ पर कुछ जो मजदूर हैं अभी वो मजदूर भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो मजदूर जो यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके मुताबिक यहाँ पर करीब अभी 1-1.5 महीना वक्त लगेगा इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को शुरू करने में। हम कुछ मजदूर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि अभी यहाँ पर क्या क्या काम बाकी है और अभी क्या क्या काम जो है अभी पूरा नहीं हो पाया। ये बताइए कि अभी जो ऑक्सीजन जनरेशन जो प्लांट है अभी क्या क्या काम चल रहा है यहाँ पर? प्लास्टर हो रहा है सर। प्लास्टर अभी कितना समय लगेगा और उसको पूरा होने में? अभी तो पता नहीं कितना समय लगेगा। क्या काम बाकी है अभी यही एंगल बाकी है, बस एंगल कसना। तो अभी एंगल लगने के बाद फिर मशीन लगाया जाएगा यहाँ? हाँ। तो कहना है कि अगर मटेरियल उपलब्ध हो गया समय पर तो 15 अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर समय पर मटेरियल उपलब्ध नहीं हो सका
तो फिर यहाँ पर डिले हो सकता है और इस डिले का खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो गोपालगंज जो सदर अस्पताल में जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का जो काम है वो काफ़ी धीमा है और यहाँ पर 15 अगस्त तक इसे इंस्टॉल कर लिया जाए, ये अभी अब देखने वाली बात होगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18। पटना के आयांश को बचाने के लिए न्यूज 18 की मुहिम रंग ला रही है। न्यूज 18 ने पर खबर चलने के बाद देश विदेश से मदद पहुंचानी शुरू हो गई है और आयांश के माता पिता ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की राशि मिल चुकी है। आयांश को स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी नामक बीमारी है जिसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाना है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। और आयांश के माता पिता से न्यूज 18 के संवाददाता रवि एस नारायण ने बातचीत की। आयांश को बचाने के लिए न्यूज 18 ने जो मुहिम शुरू की थी वो अब रंग लाने लगा है और बड़े संख्या में जो लोग हैं वो मदद के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आयांश के माता पिता दोनों हैं और हम उनसे जानेंगे कि जब पहली बार न्यूज 18 ने ये खबर चलाई थी और जब एयरपोर्ट से आप बेंगलुरु से लौट रहे थे और अभी तक कितना अंतर देखते हैं और न्यूज 18 ने जो पहल की उसको कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हम बैंगलोर से निराश होकर लौटे थे। हमारे पास बस एक लेटर था कि ये इंजेक्शन का नाम जो लिंकेंस्मा है और 16 करोड़ का है। हमें नहीं पता था ये कैसे शुरू करें, क्या होगा। लेकिन सर सबसे पहले आप लोग आए, हमारे साथ जुड़े। मीडिया के तौर पे मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि सबसे पहले सर आपने हमारी खबरों को टीवी तक पहुंचाया, जनता के बीच रखा। हमने 2 करोड़ समथिंग अमाउंट हमारे पास आ चुका है। तो ये सर और लोगों का इतना मदद मिल रहा है सर, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं सबसे पहले सर हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने हमारी मदद की और जो लोग कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि सर अभी तक इसमें हर क्लास के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। कोई कास्टिज्म, कोई ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है सर, बस ह्यूमैनिटी देखी जा रही है। बच्चे की तबीयत खराब है ये देखकर लोग डोनेट कर रहे हैं। कुछ लोग सर ऐसे भी हैं जो फोन करके कह रहे हैं कि मैं 3000 कमाता हूँ, मैं इसमें से 1000 आपको भेज रहा हूँ। तो सर ये सब जो बातें हैं सर, मतलब मैं बता नहीं सकती कि ये सब कितना ज्यादा इमोशनल बात है कि लोग इतना ज्यादा बढ़ चढ़ कर हमारे बीच आ रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे आलोक जी, जिस ढंग से हम लोगों ने मुहिम शुरू की? हाँ, सबसे पहले मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सबसे पहले हमारे बाबू का, आयांश का जो खबर प्रकाशित की है आप लोग, उसके बाद बाकी सारे मीडिया बंधु जुड़ते चले गए और मैं बाकी सारे मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे ये कहाँ से मदद आपको मिल रही है, किन किन लोगों की मदद आप तक पहुँच रही है? बेंगलोर से कुछ फोन आते हैं कि मैं मजदूर हूँ सर, हम लोग बिहार से हैं, मजदूरी करने आए हैं, 300-400 कमाते हैं एक दिन में। वो लोग अपना 3-4 दिन का कमाई, 1 हफ्ते का कमाई ऐसे कर के वो लोग भेज दे रहे हैं। फिर कोई कलकत्ता से कोई फोन आया था कि वो सब्जी का ठेला लगाता है, उसका 600 का कमाई हुआ था एक दिन का। वो बोला कि मैं आपको 600 भेज दिया और ये तब तक भेजते रहूंगा बीच बीच में जब तक बच्चे का इंजेक्शन नहीं लग जाता है। इंजेक्शन लगने तक आप लोग इसी तरह साथ देते रहिए। तो आयांश के जो माता पिता हैं वो जिस ढंग से मुहिम चल रही है उससे थोड़ा संतोष जरूर है, लेकिन जरूरत अभी और है। और जितने भी लोग हैं जानने वाले या देखने वाले, तमाम लोगों से न्यूज 18 भी अपील करता है कि जब तक आयांश की बीमारी ठीक नहीं होती है, उसे इंजेक्शन नहीं लगता है, तब तक रुकना नहीं है और हर लोगों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल हैं। कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। अध्यक्ष पद के लिए ललन सिंह का नाम तय माना जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल हो गए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली से, जहां
जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल हैं और कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू में कुछ भी फेरबदल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिहार की जनता का जेडीयू से भरोसा उठ चुका है। ये सब लोग जानते हैं, कोई भी निर्णय हो, कुछ भी फेरबदल हो, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन बिहार की जनता का भरोसा जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी से उठ चुका है। कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला।